इस बार गर्मी में कहाँ चलेंगे? चलो लेह लद्दाख चलते हैं। लेह लद्दाख? कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? अरे इतनी ऊंचाई पर एएमएस, ऑक्सीजन की कमी, सांस लेने में तकलीफ, मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे 20 साल से हम लोग लेह लद्दाख जाने की सोच रहे हैं, अब नहीं तो कब जाएंगे? देखिए साफ कहती हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। हम लोग नॉर्थ सिक्किम में गुरुडोंगर लेक गए थे। वह भी तो 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी थी। वहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे वो 12 साल पहले की बात थी, तब हमारे साथ बड़े बच्चे भी थे जो प्रॉब्लम होने पर हमारी देखभाल भी कर सकते थे। अब हमारे पास उतना स्टेमिना नहीं रहा, इसलिए लेह लद्दाख जाने का विचार ही नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया। अभी 20 दिन पहले दिल्ली में लाइट चले जाने पर लिफ्ट में फंस गए थे। ऑक्सीजन की कमी और गर्मी से आप सांस नहीं ले पा रहे थे, फिर भी आप लेह लद्दाख जाने की बात कर रहे हैं। जीवन से बढ़कर कोई चीज़ है? नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप्स में देखा होगा, हमने लेह लद्दाख का ट्रिप किया और वापस आने पर अपने ट्रिप के तीनों वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। लेह लद्दाख ट्रिप के बारे में वीडियोस देखने के बाद कुछ चाहने वालों की ओर से यह सुझाव आया कि ट्रिप की प्लानिंग, बजट, एक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी एएमएस, ऑक्सीजन की कमी आदि पर हम एक अलग से वीडियो बनाएं और अपने अनुभव शेयर करें। इससे लेह लद्दाख ट्रिप में दिलचस्पी रखने वालों को उनकी तैयारियों के सिलसिले में कुछ जानकारी मिल जाएगी। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम इन विषयों पर वीडियो 2 पार्ट में बना रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम यह भी बताएंगे कि हमने लेह से एक ऑक्सीजन सिलेंडर लिया था, क्या हमने उसका इस्तेमाल किया या नहीं। इसका भी जिक्र करेंगे कि लेह के होटल में हमारे ठहरने के दौरान एक परिवार के सामने क्या समस्या आई, उससे सबक लेकर भविष्य में जाने वाले टूरिस्ट अपनी तैयारी और कैसे बेहतर कर सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अंत तक दिलचस्प रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जारी रखिएगा। हमने अपने लेह लद्दाख ट्रिप के तीनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उसे क्लिक करके हमारे तीनों वीडियोस आप देख सकते हैं। लद्दाख, जिसका मतलब है लैंड ऑफ हाई पासेस, यह पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होता था। 31 अक्टूबर 2019 से यह यूनियन टेरिटरी है। इसके 2 ज़िले हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल। दिल्ली से बाय रोड लेह पहुंचने के 2 रास्ते हैं, वाया श्रीनगर और वाया मनाली। अंबाला तक यह रूट कॉमन है। अंबाला से पठानकोट, जम्मू, पटनीटॉप, अनंतनाग होते हुए श्रीनगर पहुंचते हैं। श्रीनगर से लेह की दूरी 422 किलोमीटर है। यहाँ से लेह जाते समय सोनमर्ग, बालताल, जोजिला पास, द्रास और कारगिल पड़ता है। कारगिल में एक रात स्टे करना होता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर लामायुरू, अलीची और निम्मू विलेज पड़ता है। कारगिल से 216 किलोमीटर की दूरी तय कर आप लेह पहुँचते हैं। दिल्ली से लेह की दूरी वाया मनाली लगभग 980 किलोमीटर है। अगर मनाली से चलते हैं तो लेह का सफ़र 430 किलोमीटर का है। अटल टनल बन जाने के बाद आप बिना रोहतांग पास क्रॉस किए सीधे केलांग पहुंच सकते हैं। वहां से लेह तक के रास्ते में जिप्सा, बारालाचा, सरचू, तंगलंगला जैसे स्थान पड़ते हैं। मनाली से कैब हायर किया जा सकता है या शेयर टैक्सी कर सकते हैं या बाइक रेंट पर लेकर लेह जा सकते हैं।
इस रास्ते में एक रात सरचू हाल्ट करते हैं। वहाँ से अगले दिन सुबह चलकर दोपहर बाद या शाम को लेह पहुँचते हैं। लेह के लिए मनाली से HRTC की बस भी चलती है। अब दिल्ली से भी वाया मनाली लेह के लिए सीधी बस जाती है जिसका फेयर 1350 रुपये है। दिल्ली से लेह का पूरा एक सर्किट बनता है। वाया जम्मू श्रीनगर होकर लेह पहुंचते हैं और वाया मनाली दिल्ली लौट आते हैं, या ठीक उसके उलट मनाली लेह श्रीनगर होकर दिल्ली लौट आते हैं। दिल्ली से लेह के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट मिलती है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप फ्लाइट से सीधे श्रीनगर पहुँचें और वहाँ घूमने के बाद बाई रोड या बाई फ्लाइट लेह पहुँचें। लेह लद्दाख ट्रिप पूरा करने के बाद फ्लाइट से दिल्ली आ जाएं या फिर बाई रोड मनाली होते हुए दिल्ली पहुँचें। लद्दाख काराकोरम रेंज और हिमालय के मध्य स्थित है। यहाँ सबसे निचला क्षेत्र 2550 मीटर यानी 8370 फीट और सबसे ऊंची चोटी 7742 मीटर यानी 25400 फीट है। अपनी इस भौगोलिक विशेषता के कारण एक ओर जहाँ लद्दाख में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर है, वहाँ दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी है। इस कारण भी टूरिस्टों को एक्यूट माउंटेन सिकनेस की समस्या आती है। यह बहुत से लोगों के मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है कि लेह लद्दाख जाएं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। आपने वीडियो के आरंभ में हमारा कन्वर्सेशन सुना होगा। लेह लद्दाख ट्रिप के लिए थोड़ा कंसर्न शुरू से ही रहता है। सीनियर सिटीजन्स के मन में स्वाभाविक रूप से चिंता ज़्यादा होती है। दरअसल डाउट्स और टेंशन ले पहुंचने पर भी बना रह सकता है, और तब तक जब तक कि आप खरदुंगला और पेंगांग लेक से वापस नहीं आ जाते और आपका ट्रिप समाप्त की ओर नहीं बढ़ता। इस ट्रिप के लिए न तो मन में डर बैठाने की ज़रूरत है और न ही बेपरवाह होने की ज़रूरत है। यह बात यंग जनरेशन पर भी लागू होती है। उन्हें भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम युवा हैं तो हमें कुछ नहीं हो सकता। हमने लेह में नौजवानों को भी प्रॉब्लम में फंसते देखा है। इसलिए सीनियर सिटीजन्स और युवा सभी लेह लद्दाख पर्याप्त तैयारी के साथ जाएं, वहाँ भी सावधानी बरतें और अपनी मानसिक मजबूती अंत तक बनाए रखें। लेह लद्दाख ट्रिप के पूर्व फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ब्लड प्रेशर और शुगर हाई होना तो बहुत तेज़ी से बढ़ा ही है। कई लोगों को, खासकर सीनियर सिटीजन्स को, चलने फिरने या घुटने में प्रॉब्लम होती है। लेह लद्दाख ट्रिप पर ऐसे भी लोग जा सकते हैं। बस करना यह है कि ट्रिप फाइनल करने से पहले अपने डॉक्टर से लेह लद्दाख जाने के बारे में बात कर लें और उनसे सलाह ले लें। ट्रिप पर जाने से पहले अगर आप रेगुलर वॉक नहीं कर रहे हैं तो वॉक करना शुरू कर दें। प्राणायाम, योगा करें या कम से कम अनुलोम विलोम ज़रूर करें। अगर घुटने या चलने फिरने में थोड़ी बहुत तकलीफ बनी रहती है तो फिर आप इस ट्रिप को कैसे कंप्लीट करें यह हम आपको आगे बताएंगे। लेह लद्दाख ट्रिप के लिए सबसे पहले वुलन कपड़ों की बात करते हैं। आप एक हाफ स्वेटर, एक फुल स्वेटर और एक जैकेट रख लें। साथ में एक वुलन कैप या मफलर जिनकी ज़रूरत पेंगांग में पड़ सकती है। इसके अलावा धूप से बचाव के लिए एक नॉर्मल कैप या हैट रखें। जब भी आप घूमने निकलें ये चीज़ें अपने साथ गाड़ी में रखें। लेह सिटी में आप सामान्य कपड़ों में घूम सकते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, लेकिन शाम के वक्त या मौसम में बदलाव होने पर या हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर इनकी ज़रूरत रास्ते में ही पड़ सकती है। इसके अलावा सनग्लास रखें और सनस्क्रीन भी, जिसे दिन में 3-4 बार लगाएं। आपके पास पावर बैंक और एक टार्च का होना ज़रूरी है। सामान्यतः नुब्रा वैली और पेंगांग में सोलर सिस्टम से लाइट आती है और रात 11 बजे के बाद लाइट बंद कर दी जाती है।
इसलिए टॉर्च बिल्कुल अपने पास ही रखें। आपके पास बीपी मशीन और ऑक्सीमीटर हो तो उसे साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उससे बार बार रीडिंग लेने की आदत न डालें। आप अपनी रेगुलर दवाइयों के अलावा एओमिन, कफ सिरप, बैंडेड, मूव, ओमनीजेल, स्प्रे, पुदीनहरा, इलेक्ट्रॉल जैसी चीज़ें भी अपने साथ रख सकते हैं। लेह लद्दाख में प्रीपेड सिम नहीं चलता, इसलिए आपके पास पोस्टपेड सिम होना ज़रूरी है। यदि यह नहीं है तो लेह पहुंचकर वहां लेने के बजाय अपने होम टाउन में ही एक पोस्टपेड सिम का अरेंजमेंट कर लें। बीएसएनएल के अलावा वहां पर एयरटेल और जियो का पोस्टपेड सिम ठीक ठाक तरह से काम करता है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी एएमएस या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, यह मैं अपने सामान्य ज्ञान से न कि एक डॉक्टर की हैसियत से बता रहा हूँ। जब आप एक निचली सतह से कुछ ही घंटों के भीतर हाई एल्टीट्यूड पर पहुँचते हैं, जैसे कि जब आप फ्लाइट से जाते हैं और ऊंचाई में 2500 से 3000 मीटर से अधिक का गैप आ जाता है, तो हवा के कम दबाव और ऑक्सीजन की कमी के कारण आपके शारीरिक लक्षणों में बदलाव आ सकते हैं, जैसे सिर दर्द, भूख की कमी, जी मितलाना, उल्टी, नींद न आना, सांस लेने में तकलीफ, शारीरिक थकान, हार्ट रेट में बढ़ोतरी आदि। यह एक आम लक्षण है, इससे घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा खांसी और उसमें पिंक ब्लड आना, आराम करने के दौरान भी सांस लेने में तकलीफ, वॉक करने में ज़्यादा कठिनाई, बार बार ध्यान विचलित होना, तब यह आवश्यक हो जाता है कि आप इसे गंभीरता से लें और हाई एल्टीट्यूड पर जाने से पहले लेह सिटी में ही किसी डॉक्टर को दिखा लें। एएमएस की प्रॉब्लम से बचाव के कुछ उपाय भी हैं जिन्हें अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले आप लद्दाख जाने से पहले ही अपने डॉक्टर को लेह ट्रिप की जानकारी देते समय ही एएमएस पर चर्चा कर लें और इसके लिए ली जाने वाली दवा भी पूछ लें। आमतौर पर डॉक्टर लेह की यात्रा पर जाने से 1-2 दिन पहले से ही डाइमॉक्स 250 mg या इसी तरह की कोई दवा शुरू करने की सलाह देते हैं, जिसे 5 से 7 दिनों तक खाना होता है, या तब तक जब तक कि आप हाई एल्टीट्यूड की यात्रा पूरी नहीं कर लेते। यह दवा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी किसी को इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। हमने डॉक्टर की सलाह पर यह दवा अपनी ट्रैवलिंग से 1 दिन पहले से लेनी शुरू कर दी थी। लेह सिटी में या हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है और किसी किसी को सांस लेने में तकलीफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए लेह सिटी में किसी भी मेडिकल शॉप पर ऑक्सीजन कैन और गैस एजेंसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होते हैं। ऑक्सीजन कैन 750 रुपये में मिल जाता है। एडवांटेज यह है कि यह हैंडी होता है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम यह है कि जल्दी खत्म हो सकता है। सोलो ट्रैवलर्स या बाइकर्स के लिए इसे कैरी करना आसान होता है। आप अपने होटल मैनेजर से किसी ऑक्सीजन सिलेंडर वाली गैस एजेंसी का पता कर सकते हैं और वहां से यह रेंट पर ले सकते हैं, जो 1100 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच ऑक्सीजन मास्क के साथ मिल जाता है। अगर आप 4 से 6 लोग हैं और कैब हायर करके ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो 1500 से 2000 रुपये के रेंज में रेंट पर कोई सिलेंडर ले सकते हैं। आप इसे इस्तेमाल करें या न करें, सिलेंडर आपको वापस करने ही हैं और ये पैसे रिफंड नहीं होंगे। आप इस सिलेंडर की सेटिंग पैंगांग के अपने कैंप या होम स्टे में कैब ड्राइवर से करवा सकते हैं। वे आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बता देंगे। एक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचाव के लिए और क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, यह हम आपको आगे बताएंगे। विंटर में
लेह लद्दाख बहुत ही कम लोग जाते हैं। आमतौर पर लद्दाख में टूरिस्ट सीजन की शुरुआत मई से होती है, जो सितंबर तक चलती है। जून और जुलाई में सबसे ज़्यादा रश होती है। जिन्हें बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखने होते हैं और बर्फ़ को स्पर्श करना होता है, वे मोस्टली 15 अप्रैल से 15 मई के बीच जाना पसंद करते हैं। लेकिन इस समय ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सीनियर सिटीज़न के लिए ज़्यादा मुफीद सीज़न जून, जुलाई, अगस्त का महीना होता है। सितंबर से मिड अक्टूबर तक भी रश कम रहती है, इसलिए कम बजट में भी यात्रा हो सकती है। अप्रैल के मुकाबले इस समय ठंड भी कम होती है। जहाँ तक बारिश की बात है, लेह लद्दाख में मैदानी इलाकों की तुलना में बारिश बहुत कम होती है और अगर होती भी है तो हल्की फुल्की। इसलिए जून, जुलाई, अगस्त के महीने में भी लद्दाख ट्रिप को आराम से आनंद के साथ पूरा किया जा सकता है। लेह लद्दाख का ट्रिप कितने दिनों का प्लान करें, यह इस पर निर्भर करता है कि लेह लद्दाख के प्रमुख दर्शनीय स्थल या टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन से हैं और आपकी रुचि इनमें से किन्हें देखने की है। मोटे तौर पर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लद्दाख क्षेत्र को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लेह सिटी और उसके आसपास। इस क्षेत्र में शाम वैली की तरफ बढ़ने पर प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है हॉल ऑफ फेम, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल और संगम पॉइंट, जहां इंडस और जांस्कर रिवर का मिलन होता है। लेह सिटी में शांति स्तूप, लेह पैलेस, शे पैलेस और थिक्से मोनास्ट्री हैं। इनके अलावा लेह से 40 किलोमीटर दूर हेमिस मोनास्ट्री भी है। दूसरा क्षेत्र है कारगिल, जो श्रीनगर लेह हाईवे के मध्य स्थित है और लेह से लगभग 215 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कारगिल वार मेमोरियल दर्शनीय स्थल है। यहाँ द्रास सेक्टर, टाइगर हिल आदि आप देख सकते हैं। कारगिल भी अपने आप में एक खूबसूरत जगह है। तीसरा क्षेत्र है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के रास्ते में लेह से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है खरदुंगला पास, जो लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर गर्मी में भी बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ कुछ पल बिताने के बाद आप नुब्रा वैली पहुँच जाते हैं और नुब्रा या हुंडर में ठहर सकते हैं। श्योक रिवर में आप राफ्टिंग कर सकते हैं, सैंड ड्यून पर एटीवी राइड और केमल सफारी का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा आप नुब्रा से ही तुर्तुक विलेज जा सकते हैं, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तुर्तुक के बारे में खास बात यह है कि 1971 तक यह पाकिस्तान में था, लेकिन 1971 के बाद यह क्षेत्र भारतीय सीमा में आ गया है। 2010 के बाद इस क्षेत्र को टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ के निवासी बाल्टी भाषा बोलते हैं। बहुत से लोग इनकी संस्कृति और खान पान देखने तुर्तुक जाते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर तुर्तुक क्षेत्र में 4-5 गांव आते हैं और इनमें आखिरी गांव थांग है, जहां भारतीय सेना की चौकी है। चौथा क्षेत्र है पेंगोंग लेक, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पेंगोंग लेक जाने के लिए चांगला पास से होकर गुजरना पड़ता है, जो 17,600 फीट की ऊंचाई पर। पेंगोंग लेक से सूर्योदय देखना बहुत ही आनंददायक है। इसके अलावा इसी दिशा में मगर दूसरे रास्ते पर जो मोरीरी पड़ता है, जो लेह से 225 किलोमीटर दूर है। यह लेक भी बहुत ही खूबसूरत है। यूँ तो आप लेह लद्दाख का प्राकृतिक सौंदर्य निहारने के लिए 15 दिनों तक भी घूम सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर यात्रा कार्यक्रम है वह 6 नाइट 7 डेज़ या 7 नाइट 8 डेज़ का है। हम यहाँ मुख्य रूप से इन्हीं 2 आइटिनरीज की बात करेंगे। लेह लद्दाख प्रशासन की नई गाइडलाइंस के मुताबिक लेह से किसी हाई एल्टीट्यूड पर प्रस्थान करने से पूर्व लेह में कम से कम 48 घंटे बिताना अनिवार्य है। इसलिए अगर हवाई मार्ग से लेह आ रहे हैं तो
पहला पूरा दिन आप अपने होटल में ही ठहरें। इससे एक्लिमेटाइज होने में मदद मिलेगी और एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने की संभावना भी कम होगी। दूसरे दिन आप लेह सिटी के आसपास के टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाएं, जैसे हॉल ऑफ फेम, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब, संगम पॉइंट। इन तीनों का वर्णन हमने लेह लद्दाख के पहले वीडियो में किया है, जिसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देखा जा सकता है। ये सभी शाम वैली में स्थित हैं। रास्ते में मैग्नेटिक हिल भी पड़ता है, जिसके बारे में चर्चा है कि एक खास पॉइंट पर अगर आप अपनी कार खड़ी कर देते हैं तो यह हिल अपनी चुंबकीय शक्ति से कार को निर्धारित स्थान से पीछे खींच लेता है। यहाँ से लौटते समय या शाम को आप लेह मार्केट भी घूम सकते हैं। तीसरे दिन आप नुब्रा वैली के लिए निकलें। थोड़ी देर के लिए खरदुंगला पास पर रुकें, कुछ फोटोज खींचें और वहाँ से खलसर होते हुए नुब्रा वैली पहुँचें। खलसर में ATV राइड यानी क्वाड बाइक राइड भी कर सकते हैं। और हुंडर में उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह कैमल सफारी का आनंद उठाएं। चौथे दिन के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, सुबह तुर्तुक के लिए निकलें, जो वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तुर्तुक घूमने के बाद शाम को वापस हुंडर या नुब्रा आ जाएं और नाइट स्टे करें। दूसरा, सुबह डिस्किट मोनेस्ट्री जाएं, वहाँ से लौटकर कैमल सफारी करें, जो सुबह 10 बजे से शुरू होता है। फिर वापस अपने हुंडर या नुब्रा के कैंप या होटल में आ जाएं, फिर रेस्ट करें और 4th नाइट वहीं रुकें। तीसरा, सुबह कैमल सफारी करने और डिस्किट मोनास्ट्री देखने के बाद वापस खरदुंगला होते हुए लेह आ जाएं और नाइट स्टे लेह में करें। हम खरदुंगला पास और नुब्रा वैली की अपनी यात्रा का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। पांचवें दिन चाहे आप 4th नाइट नुब्रा या हुंडर में रुके हों या लेह में, अपने स्थान से पेंगांग लेक के लिए मूव कर सकते हैं। नुब्रा या हुंडर से आप बाहर ही बाहर सीधे पेंगांग लेक पहुंच सकते हैं। यहाँ से पेंगांग लेक की दूरी 180 किलोमीटर है, जिसका सफ़र 6-7 घंटों का होता है। ध्यान में रखने की बात यह है कि मिड जून के बाद श्योक रिवर में बर्फ़ के ज़्यादा पिघलने के कारण पानी का स्तर ऊंचा हो जाता है और सड़क पर पानी आ जाता है। बीच में कुछ ऐसे पैचेस भी आते हैं जहां से आप 2-3 घंटों के लिए फंस सकते हैं। इसलिए सुबह जब निकलें तो इस बारे में पहले ही जानकारी हासिल कर लें। लेह से पेंगांग लेक की दूरी लगभग 155 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। रास्ते में चांगला पास पड़ता है। चांगला से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद सड़क निर्माण के कारण या लैंडस्लाइडिंग के कारण 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र कच्ची सड़कों पर करना पड़ सकता है। पेंगांग पहुंचने पर 5th नाइट आप वहीं पर स्टे करें। हम पेंगांग लेक के अपने ट्रिप का एक वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। छठे दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद आप पेंगांग से प्रस्थान कर सकते हैं। लेह से 40 किलोमीटर पहले हेमिस मोनेस्ट्री, उसके आगे थिक्से मोनेस्ट्री पड़ता है और रास्ते में शे पैलेस भी है। जिनका लेह में यह लास्ट डे है और समय कम है तो वह इन्हें छोड़कर शांति स्तूप देख सकते हैं और लेह मार्केट जा सकते हैं। जो लोग थोड़ा आराम से घूमना चाहते हैं
बेहतर यह होगा कि वे 7, 9, 8 डेज़ का ट्रिप प्लान करें। फिर वे छठे दिन पैंगांग से लौटते समय मोनेस्ट्रीज और पैलेसेस स्किप कर सकते हैं और इन्हें अगले दिन देख सकते हैं। शांति स्तूप और हॉल ऑफ फेम का इवनिंग शो देखा जा सकता है। 7th नाइट ले में ठहरने के बाद अगले दिन अपने शहर के लिए मूव कर सकते हैं। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि लेह लद्दाख ट्रिप के लिए आपका बजट क्या हो सकता है, शॉपिंग कहाँ की जा सकती है और ईटिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, आप पैंगांग लेक ट्रिप को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। साथ में सीनियर सिटीजन्स और सबके लिए कुछ खास टिप्स हैं जो शायद कहीं और ना मिले। इसलिए लेह लद्दाख ट्रिप प्लानिंग का वीडियो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।